प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो कृतिका किताब है आपके कक्षा 9वीं की, उसका पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, जिन्होंने संस्मरण लिखा है, यानी जो पुराने यादें हैं उन्हें इस पाठ के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। आखिरकार किस तरह में हिंदी में आया, तो यहाँ पर किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया शमशेर बहादुर सिंह का जो संस्मरण है, इसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह की नई गद्य शैली में लिखी गई रचना है। इस संस्मरण में कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और लेखक की उनके प्रति जो आत्मीयता है उसको अभिव्यक्त किया गया है। गद्यकार जो है उनका सादा व्यक्तित्व है और अपने जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती है उनका वर्णन करता है। लेखक दिल्ली आता है और किसी बात से आहत लेखक अपने पास के 5-7 रुपये लेकर पहली बस से ही दिल्ली आया है। वह पेंटिंग सीखने वकील आर्ट स्कूल में भर्ती हो गया। फिर बच्चन जी का आगमन हुआ, यानी हरिवंश राय बच्चन से उनकी मित्रता हुई। देहरादून में लेखक आया। फिर बच्चन जी के साथ जो स्मृतियाँ रही उन्हें इस लेख के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। इलाहाबाद में लेखक जब रुकता है उसका वर्णन किया है। हिंदी लेखन की ओर किस प्रकार से लेखक अग्रसर हुआ है और बच्चन जी का क्या मार्गदर्शन रहा है इसमें, इसका भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। बच्चन जी उदार व्यक्तित्व वाले हैं। बच्चन जी ने लेखन के जीवन में नया मोड़ उपस्थित किया है, यानी इन्हीं से लेखक को लिखने की प्रेरणा मिली है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह का संस्मरण है कि जो पुरानी स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उनके माध्यम से इसमें वर्णन किया है कि हिंदी में लेखन कार्य किस प्रकार से लेखक करने लगे हैं। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला। देखिए यहाँ पर जुमला शब्द जो है इसका अर्थ होता है वाक्य। ये जो जुमला शब्द है इसका हालात में, और जो कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली बस मुझे मिली थी, चुपचाप उसी पर चढ़ दिया। यानी कि लेखक के सामने जो जो कठिनाइयाँ आई उसी का वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है और जो पुरानी यादें हैं उन्हें इस लेख के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। तय कर लिया गया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है वो शुरू कर देना चाहिए। दिल में दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है, इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी चाहिए। तो हिंदी लेखन कार्य करने से पहले लेखक पेंटिंग का कार्य करता है, इसी की शिक्षा लेना चाहता है और फौरन यानी जल्दी ही वकील आर्ट स्कूल का नाम जो लेखक ने सुना हुआ था दिल्ली में कहाँ है यह पता नहीं था। आर्ट स्कूल कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका पता लेखक को नहीं था। खैर कोई बात नहीं। किस्सा मुख्तसर कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक़ देखकर मुझे बिला फीस के लिए भर्ती कर लिया गया। किस्सा मुख्तसर का अर्थ होता है सारूप या संक्षिप्त में। लेखक का इम्तिहान लेकर और लेखक का शौक़ यानी चाव देख करके, इच्छा देख करके
और भर्ती कर लिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लबे सड़क यानी सड़क के किनारे एक कमरा लिया और रोजाना वहाँ से कनॉट पैलेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। तो यहाँ पर ये जो कनॉट पैलेस है ये कहाँ है, यह भी कविता का विषय लेखक तलाश रहे थे। उसके भाई तेज बहादुर कुछ रुपए बेच देते हैं लेखक के लिए और साइन बोर्ड पेंट करके वह स्वयं कुछ पैसे जुटा लेता था। कौन? लेखक। लेखक की पत्नी का देहांत हो चुका था, वह अकेला था और दुखी था। तभी उनके जीवन में बच्चन जी यानी हरिवंश राय बच्चन का आगमन होता है। लेखक के मित्र और बीए के सहपाठी कवि नरेंद्र शर्मा दिल्ली में एक बार लेखक इनसे मिला था। तभी एक बार हरिवंश राय बच्चन स्टूडियो में आए थे और क्लास खत्म होने के कारण लेखक जा चुका था। उन्होंने उसके लिए यानी लेखक के लिए एक लेख छोड़ा था। किसी के पत्र का जवाब न देने की लेखक की बुरी आदत थी। उसने अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति अंग्रेजी में एक कविता लिखकर दी। कविता यानी सोनेट, सोनेट यानी कविता, छंद बोलते हैं, सोनेट अंग्रेजी में सोनेट बोलते हैं। उसने मान लिया जैसे कि उसने जवाब दिया है। फिर लेखक देहरादून गया और अपने ससुराल की जो दुकान है उस पर कंपाउंड्री सीखने लगा। तो यहाँ पर लेखक अपनी दुकान पर कंपाउंड्री सीखने का कार्य, अपने ससुराल में कंपाउंड्री सीखने का कार्य करने लगा है। और इसके बाद रास्ते में कभी कभी चलते लेखक ड्राइंग भी बनाता कभी कभी, या साथ साथ कविताएं भी लिखता। वहम गुमान या श्रम या अनुदान लेखक को किसी ओर से नहीं मिला था। और ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी, बस मन की मौज मस्ती या तरंग या कोई ठीस सी थी। ठीस का अर्थ जो होता है, तरंग मौज यानी मस्ती, तरंग यानी लहर और ठीस यानी दर्द। ठीस का अर्थ होता है दर्द। चुनाचे का अर्थ है इसीलिए इस प्रकार। अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में गज़ल के शेर लिखता था और हर चीज़ हर चेहरे को देखता कि उसमें अपने ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे और दृश्य स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम नहीं होता था। बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर जो लेखक के भाई थे, भाई का नाम है तेज बहादुर, कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेते थे। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे, महाराष्ट्री यानी महाराष्ट्र के थे, जो बेकार थे। 30-40 के बीच में होंगे। उनकी उम्र क्या थी? 30-40 के बीच के थे वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते थे। इलाहाबाद माई वीकनेस की, इलाहाबाद मेरी कमजोरी है, वहाँ का जिक्र करते थे। अंदर से मेरा हृदय बहुत ही उद्विग्न की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत हो चुका था। किसके कारण? टीबी से। दिल्ली की सड़कों पर अकेला रह गया था, एकदम अकेला, और बस घूमता घामता कविताएं लिखता, स्केच करता और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। खोली यानी घर। अपने घर में आकर के और
कोठरी भी बोल सकते हैं, घर भी बोल सकते हैं, बोर होना, मन नहीं लगना। तो यहाँ पर लेखक अकेला जीवन व्यतीत करने लगा। पहले पहल लेखक ने क्या काम करना शुरू किया? पेंटिंग का। तो यहाँ पर हिंदी में किस प्रकार से आए, किस तरह से आए, इसका वर्णन लेखक कर रहा है। तो इससे पहले जो जो परिस्थितियाँ थी, जो जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, उन सब का वर्णन लेखक यहाँ पर कर रहा है। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी थे नरेंद्र शर्मा, एमए कर चुके थे, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे यानी लगे हुए थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। देखिएगा, ध्यान दीजिए, वसीला यानी जरिया या सहारा। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। बच्चन कौन? हरिवंश राय बच्चन। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ कर गए, नोट यानी कि लेख छोड़ कर के गए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर था और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द होते हैं, कृतज्ञ यानी उपकार मानने का भाव और कृतघ्न यानी उपकार नहीं मानने का भाव। तो यहाँ पर कृतज्ञ है, उपकार मानने का भाव है। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब नहीं देना, चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखरता रहूं कई दिनों तक। तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को, उपकार मानने के भाव को व्यक्त करती है। और एक कविता उभरी अंग्रेजी में, सोनेट। सोनेट है यूरोपीय कविता का एक लोकप्रिय छंद है जिसका प्रयोग हिंदी कवियों ने किया है। इसी को सोनेट कहते हैं। और वह भी अतुकांत मुक्तक छंद, मगर उनको लिख देने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। गोया का अर्थ है मानो, जैसे भेज दिया है। कई महीने निकल गए और घटनाक्रम से मैं देहरादून आ गया। ये दिल्ली की घटना है। लेखक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर लेखक अकेला रहता है, वो पेंटिंग का कार्य करता है और स्टूडियो में जाता है। उसके बाद अपनी ही ससुराल में जो है लेखक वहाँ पर कंपाउंड्री सीखने लगता है और अच्छी खासी उसमें महारत हासिल कर लेता है, उपलब्धि हासिल कर लेता है। अजूबा इबारत में लिखे नुक्शों को पढ़ सकने की हो गई। श्री शारदा चरण जी वकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। तो कहाँ पर? देहरादून में। और लेखक कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का, लेकिन देहरादून लेखक का ससुराल है। मेरे सौभाग्य से वह बंद हो गई। तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं, यानी कोई लेना देना नहीं। और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ, यानी मेरा जीवन कैसा हो गया है। मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से, मेरी जो दिलचस्पी, जो लगन थी, उससे किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुँह खोल कर कुछ नहीं कर सकता था किसी से भी। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज यानी आदर, उनके सामने मुँह न खोलना शायद मेरी गुट्टी में पड़ा था। गुट्टी में यानी बचपन से ही सीखा था कि मैं बड़ों का आदर करता था और उनके सामने मुंह तक नहीं खोलता था। यह सब कौन कह रहा है? लेखक। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता यानी एकाकीपन का मैं अभ्यासी तो हो गया था, यानी लेखक को एकांकी जीवन व्यतीत करने का अभ्यास हो गया था, मगर अंदर से बहुत ही खिन्न यानी उदास और व्याकुल, खिन्न यानी व्याकुल और दुखी था और परिस्थिति के साथ
सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। सामंजस्य यानी तालमेल। कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूं ही वह सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। सोनेट क्या है? एक छंद। छंद होते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हैं रसखान के छंद या लकुटी। बच्चन गर्मी की छुट्टियों में, बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन, सन 37 में देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ पर रुके थे। इत्तेफाक यानी संयोग से देखिए कि अब यही ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। देहरादून में ही ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले। हरिवंश राय बच्चन जो है ब्रजमोहन जी के साथ लेखक से कहाँ आकर मिले थे? डिस्पेंसरी में। एक दिन मेहमान भी रहे। तो यहाँ पर ये जो संस्मरण है, इसमें पहले क्या लेखक अपना परिचय दे रहा है कि किस प्रकार से कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और लेखक की उनके प्रति आत्मीयता इस लेख में भी व्यक्त हुई है, और जीवन में लेखक ने जो संघर्ष किया और उसके बाद आखिरकार किस तरह से वो हिंदी में आए, इसका वर्णन किया है। उनका दिल्ली आना, फिर बच्चन जी से मिलना, हरिवंश राय बच्चन जी से, लेखक का देहरादून में जाना और अपने ही ससुराल की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने का कार्य करना, पेंटिंग भी सीखी है लेखक ने। फिर बच्चन जी की जो स्मृतियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।